हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक है वस्तु तंतुओं का वर्गीकरण चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक तंतु। जो आपके प्राकृतिक तंतु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक तंतु प्रकृति की किसी न किसी वस्तु से प्राप्त किए जाते हैं। जो प्राकृतिक के जो तंतु होते हैं किसी न किसी चीज़ से वो प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक ही होते हैं। दूसरे अर्थ में वे तंतु जो प्रकृति में भी सदैव मूल रूप से ही रहते हैं प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। कुछ तंतु विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के तने व फूल जैसे रियान, कुछ जानवर की खाल में स्थित बालों से जैसे ऊन, तथा कुछ प्राकृतिक में प्राप्त कीड़े मकोड़ों से जैसे कि रेशम प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खनिज तंतु भी होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त खानों से प्राप्त किए जाते हैं। खानों से प्राप्त सोना, चांदी आदि को पतले धागे के रूप में खींचा जाता है और उसे वस्त्र बना लिया जाता है। पुराने समय में राजा महाराजा की पोशाक में इन्हें लगाकर उन्हें और अधिक आकर्षक व मूल्यवान बनाने का कार्य किया जाता था। जो खनिज होते हैं, हमारे खनिज प्रकार के जो तंतु होते हैं उससे जो सोने चांदी निकलता है उसके जो उसमें से तार बना के उनका तार से ही पिछले टाइम में क्या होता था कि तार जो होते थे तार से साड़ी में काम किया जाता था और राजा महाराजा की पोशाक में गोल्ड का जो काम किया जाता था वो सोने के तार से किया जाता था। वो तार देखने में बहुत सुंदर होता था, बहुत मूल्यवान भी होता था। वो आपने सुना भी होगा कि किसी राजा ने किसी को भेंट किए हैं, उसने इतने सोने के वस्त्र उसको भेंट किए और इसमें जो जरी का काम होता वो पूरा गोल्ड का था। तो ऐसे ऐसे उसमें पूरा गोल्ड का काम किया जाता था। इस प्रकार प्राकृतिक तंतु के 3 उपवर्ग हुए: वनस्पति, जानवर तथा खनिज। अब हम प्रत्येक प्रकार के तंतुओं का विस्तृत से वर्गीकरण करेंगे। वनस्पति तंतु वनस्पति जनित उन रेशों को प्रकृति जनित उन रेशों को जिन्हें वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है वनस्पतिज्य तंतु के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इन तंतुओं की रचना में मुख्य भाग सेलुलोज का होता है। सेलुलोज के अतिरिक्त इन तंतुओं की रचना में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का एक निश्चित प्रतिशत पाया जाता है। वनस्पति तंतु सांद्र अम्ल की क्रिया से पूरे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जबकि क्षारकों का इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। वनस्पति तंतु पुनः 2 प्रकार के होते हैं। वनस्पतिजीय तंतु जो आपकी इसमें एक होते हैं बीज वाले तंतु, एक होते हैं तने वाले तंतु। जो बीज वाले तंतु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बीज वाले जो तंतु होते हैं वो एक कपास होता है आपका, और दूसरा जो होता है कापोक होता है। और जो तने वाले तंतु होते हैं उनमें कौन कौन से तंतु आते हैं? लीलन आता है, जूट आता है और हेम्प आता है। तो बीज वाले तंतु कौन कौन से होते हैं? वनस्पति जगत में कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके बीज से तंतुओं की प्राप्ति होती है। बीज या कोय के चारों ओर चिपटी हुई अवस्था में तने लगे रहते हैं, जैसे कपास के। आपने कपास का चैप्टर पढ़ा है। जैसे कपास के जो कलियां होती हैं उनके चारों तरफ से कोये होते हैं, उनके इकट्ठे करके उनमें से अंदर से बीज भी निकलता है। इन बीजों या कोयों को एकत्रित करके तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत हम कपास का अध्ययन करेंगे। कपास, ये मैंने आपको विस्तृत से भी चैप्टर कराया है कपास का। इस तंतु की प्राप्ति कपास के पौधे से होती है। कपास के पौधे के जब फूल झड़ जाते हैं तब तो कोहे निकलते हैं। इन कोहों को चारों ओर कपास का रेशा चिपटा रहता है जो समस्त बीज को घेरे रहता है। कपास के कोयों को फटकने से पूर्व ही एकत्रित कर लिया जाता है। बिनौले अलग करने हेतु गांठ बांधकर मशीनों में भेज दी जाती है। वहाँ रुई घूनकर छोटे व बड़े तंतु अलग अलग करके उनकी पुनियाँ बना ली जाती है। तैयार पुनियों को मशीनों द्वारा खींचकर व ऐंठन देकर सूत काट किया जाता है। अब इस सूत को कपास बुनने हेतु मशीन पर भेज दिया जाता है। कपास के बने वस्त्र उपयोगी व विश्वसनीय होते हैं। इसके निर्माण में कोई अधिक व्यय भी नहीं आता, इसलिए सूती वस्त्र सस्ते व लोकप्रिय होते हैं। कापोक, दूसरा है कापोक।
कापोक भी बीज वाला वनस्पतीय तंतु है। यह एक प्रकार के वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है। इसके वृक्ष भारत तथा वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। इसके बीज के चारों ओर तंतु कपास के समान ही लिपटा होता है। इसका तंतु कपास के तने से उत्तम तथा रेशम के अनुरूप होता है। यह कताई के उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती। इसके तंतु से सूत कपास के समान नहीं निकाला जा सकता, किंतु यह जीवन सुरक्षा, पेटी, चटाई आदि के लिए अधिक उपयोग में लाया जाता है। यह गीला होने पर शीघ्रता से सूख जाता है तथा नमी अवरोधक होता है। यह ऐसे पदार्थों के लिए अधिक उपयुक्त होता है जिसका नियंत्रण प्रयोग नमी में करना पड़ता है। तने वाले तंतु कौन कौन से होते हैं हमारे? तने वाले तंतु वनस्पति जगत में कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके तने के तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पौधों के तने पर कई प्रकार की प्रक्रिया करके उनमें से तंतु को खींचा जाता है। लिनन, जूट व हेम्प आदि इसकी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले तंतु हैं। लिनन, यह तंतु सन, जिसको हम फ्लैक्स भी बोलते हैं, सन नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स पौधे की लंबाई 40 से 60 इंच तक होती है। यह पौधा जलवायु तथा नमी युक्त स्थानों पर उत्पन्न होता है। इसके तने पर नीले व पीले रंग के फूल लगते हैं। जब जड़ के पास पीले पौधे का रंग पीला पड़ जाता है तथा फूल गहरे पीले या भूरे रंग के हो जाते हैं, तब पौधे को जड़ से सहित भूमि से उखाड़ लिया जाता है। इस उखड़े हुए पौधे के तने या डंठल काफ़ी दिनों तक पानी में पड़े रहने देते हैं। पानी में पड़े रहने के बाद इसकी बाहर छाल स्वयं हो जाती है। जो उसकी जो छाल होती है पेड़ की, आपने पढ़ी भी है, मैंने पढ़ाई भी आपको लिनन, जो पेड़ की जो छाल होती है वो फूल के अलग निकल जाती है, फिर उसी से ही लिनन का धागा तैयार किया जाता है। अंदरी तंतु पेकिमोम व अन्य गोंदीय पदार्थों के कारण आपस में गुत्थे रहते हैं। अनेक रासायनिक प्रक्रिया के करने के पश्चात इसका विभाजित अलग अलग कर लिया जाता है, गोंद अलग कर लिया जाता है उससे। इस प्रकार इन तंतुओं को वस्त्रोपयोगी बनाने में उपयोग में लाया जाता है। इस तंतु के नए वस्त्र काफ़ी कोमल, चमकीले, कीमती होते हैं। वस्त्र के निर्माण में समय व श्रम भी अपेक्षाकृत सूती वस्त्रों की अधिक लगती है। लिनन के रेशों की रचना में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आदि तत्व भाग लेते हैं। लिनन के तंतु में 70% सेलुलोज, 25% पेक्टिन तथा 5% अन्य अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। जूट कपास के उपरांत जूट ही ऐसा तंतु है जिसका सर्वाधिक प्रयोग वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। वनस्पति जगत में प्राप्त यह तंतु जूट के पौधे से प्राप्त होता है। पौधे की रचना में केवल एक तना होता है जिसकी मोटाई उंगली के बराबर रहती है, जिससे पौधे की लंबाई 5 से 12 फुट होती है। जब पौधे का फूल मुरझाने लगे तब तने को जड़ सहित काट लिया जाता है। बीज पकने पर ही तना काटा जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसी स्थिति में तंतु मजबूत प्राप्त होते हैं। तने को काटकर कई दिनों तक पानी में पड़े रहने दें जिससे तने की बाहर छाल गलकर पृथक हो जाए। कोमल पीले रंग के तथा अलौकिक चमक लिए रेशम प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में रेशे उलझे हुए होते हैं। जो जूट का जो पौधा होता है वो कुछ टाइम तक पानी में डाला रहने दे क्योंकि जो उसकी छाल है, जो उसकी ऊपर की छाल होती है वो अलग हो जाती है उससे, फिर उस छाल से ही हम जूट के धागे का निर्माण करते हैं। जूट का उपरांत नरम और गर्म वातावरण युक्त स्थानों पर किया जा सकता है। बंगाल देश जूट उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है। संसार का समस्त जूट उत्पादक का 85% भाग अकेले बंगाल देश में उपस्थित होते हैं। जूट से बोरे व गांठें आदि बनाई जाती हैं। उत्तम प्रकार के रेशम में गलीचे, दरिया व अन्य हस्तकला का सामान निर्मित किया जाता है। हेम्प क्या होता है? हेम्प का तंतु भी
वनस्पति जगत में एक पेड़ से प्राप्त होता है। इस रेशे का प्रयोग अत्यंत सीमित है। कारण है कि वस्त्रोपे जिन गुणों का तंतु को समावेश होना चाहिए, हेम में उन गुणों का अभाव पाया जाता है। हेम का सर्वाधिक प्रयोग कागज उद्योग में किया जाता है। हेम जो होता है उससे कागज बनाया जाता है। गलीचे, रस्सी तथा जूट का निचला भाग बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। हेम का तंतु साधारण काले रंग का होता है। जानवर तंतु, जानवर तंतु कौन कौन से होते हैं? ये तंतु जो जीवधारियों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जानवर तंतु कहते हैं। जानवर तंतु जगत में पाए जाने वाले पशुओं की खाल में स्थित बालों व कीड़ों से प्राप्त होते हैं। जानवर तंतु का अन्य नाम पर्णजीवी, पशुज तंतु आदि है। रासायनिक संगठन में मुख्य भाग प्रोटीन का होने के कारण इसे प्रोटीन तंतु भी कहा जाता है। ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ऊन और एक होता है आपका रेशम। तो ऊन जंतु जगत में प्राप्त अकेले जानवरों के शरीर पर पाए जाते हैं। ये बाल जानवरों के शीत व बर्फ स्थानों पर रहने के लिए अनुकूल प्रदान करते हैं। बालों की सहायता से ही जानवर अपना शीत से बचाव करते हैं। जो जानवरों की जो जैसे कि आपकी भेड़ होती हैं उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ये तो वो जो बाल हैं उनको सर्दी से बचाते हैं। पर्वतीय बर्फीले स्थानों पर पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर इसी कारण बड़े बड़े बाल होते हैं। आदि मानव इन पशुओं का शिकार करके उनकी खाल को शरीर आवरण के रूप में प्रयोग करता था, परंतु वैज्ञानिक आविष्कारों के युग में मानव ने ऐसा मशीनें निर्मित कर ली हैं कि जिनकी सहायता से पशुओं को मशीन में से मध्य से गुजारा उनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले क्या होता था, पहले जानवरों को शिकार करते थे, फिर उनकी जो खाल होती थी, उनके बाल होते थे, उसको बंदा जो यूज करता था उसको अपने कपड़े बनाने में यूज किया करता था। लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार हो गए हैं कि पशु को जिंदा ही जो पशु होता है उसको मशीन में से निकाला जाता है, तो मशीन के द्वारा ही उनके बालों को अलग कर लिया जाता है। उससे हमारा जानवर भी बच जाता है और उसके जो रेशे होते हैं, उसके जो बाल होते हैं वो भी हम प्रयोग में लाते हैं। रेशम जानवर तंतुओं में कीड़ों द्वारा प्राप्त रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम मैंने आपको बताया भी, रेशम आपको मैंने संस्कृत में पढ़ाया भी है कि रेशम को कैसे कैसे कीड़े पाले जाते हैं। उसके का प्रयोग वस्त्रों के काफ़ी पुराना व महत्व है। रेशमी वस्त्र अपनी प्राकृतिक सौंदर्य व आलोचमक चमक के कारण काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं। रेशम का कीड़ा शहतूत या ओक के पत्तियों पर पलता है। अंडे से कीड़ा बनाने तक की स्थिति में यह 4 अवस्थाओं में से गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूआ, कीड़ा। खनिज तंतु जो तंतु कारखानों से प्राप्त किए जाते हैं खनिज तंतु कहलाते हैं, जैसे